नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रिपब्लिक जम्मू और कश्मीर में। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये इसकी गरिमा अगर हम बनाए रखेंगे तो आप लोग को भी बहुत आशीर्वाद मिलेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब ये फिल्म हमारी शुरू हुई तो कोई ऐसा नहीं था जो इस पर विश्वास करता हो इस सब्जेक्ट पे, इसलिए क्योंकि सबका ये विश्वास था कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने देखा नहीं। मैंने अपने जीवन में ना पढ़ा था, मुझे पता था कश्मीरी पंडित लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कश्मीरी हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ है। मैं होलोकॉस्ट के बारे में सब जानता था, पर अपने देश में हुए जेनोसाइड के बारे में नहीं जानता। ये फिल्म का क्या रोल रहा है भारत के वर्तमान और भविष्य में, उसके बारे में आपको मैं 2-3 मिनट बताऊंगा। जब हम इस फिल्म को दिखाने या अमेरिका गए, क्योंकि कोविड का वक्त था, भारत में थिएटर सारे बंद थे, फिल्म तैयार थी, तो हमने कहा इस वक्त का यूटिलाइजेशन करते हैं। क्या ये संभव है कि एक फिल्म जो भारत में बनी हुई है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए, यानी एक सॉफ्ट पावर की तरह से काम कर सके? जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताऊं कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, 1940 और 45 के बीच में, तो अमेरिकन गवर्नमेंट की जो इंटेलिजेंस सर्विस है CIA, उसने व्हाइट हाउस के इंस्ट्रक्शन पे हॉलीवुड के साथ मीटिंग करके हॉलीवुड से रिक्वेस्ट की थी कि ये जो देश की लड़ाई जो है, क्या आप इसमें कोई योगदान दे सकते हैं? और तब सारे हॉलीवुड ने ये कसम खाई थी कि हम ये लड़ाई सॉफ्ट पावर की तरह लड़ेंगे, और सॉफ्ट पावर वर्ड का वहां से इजाद हुआ। वहीं से जो सॉफ्ट पावर की बात होती है चालू। हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत की महान सभ्यता, संस्कृति और हमारी एकता, डाइवर्सिटी को, हालांकि हमारी कई तमाम फिल्मों ने उसके बारे में जिक्र किया है, उसको हाईलाइट किया है, लेकिन एक फिल्म भारत के विरुद्ध आज जो युद्ध चल रहा है, भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है आज पूरे विश्व में जिसकी ताकत का अंदाजा विश्व को लग चुका है। और आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई नहीं चाहता कि दूसरा मार्केट खड़ा हो, दूसरी सभ्यता, दूसरी संस्कृति उनसे ज्यादा बलवान। इसीलिए भारत पे लगातार तरह तरह के अटैक किए जाते हैं, खास तौर पे कश्मीर का मुद्दा। जब मैं 2018-19 में जब अमेरिका का दौरा कर रहा था इसी फिल्म के इंटरव्यूज के लिए, तो वहां पे मुझे न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर में एक बहुत बड़ी, विश्व की सबसे विशाल, प्रतिष्ठित और सबसे एक्सपेंसिव एक होर्डिंग लगी थी फ्री कश्मीर के ऊपर, और उसमें कई सारे भारतीय लोगों के बच्चों ने भी चंदा दिया था, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट किया था। एक न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के बाहर लगी थी। अमेरिका में एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई गई थी जो कि भारत को बदनाम करने के लिए, और किस तरह से कश्मीर भारत, अखंड भारत का हिस्सा नहीं है, इसके ऊपर एक कैंपेन चली थी। आपने बहुत आर्टिकल्स पढ़े होंगे वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में, जो भारत के ही कई पत्रकारों ने लिखे थे। तब इस फिल्म को किस तरह से, भाई साहब जरा बंद कर लीजिए, किस तरह से इस फिल्म ने कश्मीर में 16 शहरों में स्क्रीनिंग की, जिसको 36 ऑर्गेनाइजेशन, 36 कश्मीर US में 36 ऑर्गेनाइजेशन। इतनी अभूतपूर्व बात है, वो भी आपको बोल देगा अमेरिका। ये कैसे सीखा उन्होंने? ये अपनी फिल्मों की ताकत से अपने देश पे गर्व करना और अपने देश की महानता को पूरे विश्व तक ले जाने का जो जिम्मा हॉलीवुड ने उठाया है, उससे एक सबक लेके हमने भी ये जिम्मा उठाया था कि क्या कश्मीर फाइल्स जो है विश्व में एक डिप्लोमेटिक भारत का सॉफ्ट पावर बन के जा सकती है। और इसीलिए एक जिद के तहत हमने इसको अमेरिका में घूम घूम के सब जगह दिखाया, और हमारा फोकस इंडियन लोगों को दिखाना नहीं था, हमारा फोकस था अमेरिकन को, ब्लैक्स को, व्हाइट्स को, हिस्पैनिक्स को, बाकी लोगों तक ये बात पहुंचाना। और मैं आपको बहुत गर्व के साथ एक बात बताना चाहता हूं, वॉशिंगटन DC में इस फिल्म को देखने के बाद कैपिटल हिल, जिसको विश्व की सीट ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, और माना जाता है विश्व की सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक संस्था है जो अमेरिका का पार्लियामेंट है। जो नहीं जानते उनके नॉलेज के लिए, उसको कैपिटल हिल बोलते हैं, जहां वहां सारे उनके सेनेटर्स और कांग्रेसमैन बैठते हैं। वहां पे इस फिल्म के लिए एक कांग्रेशनल रिसेप्शन रखा गया,
उसमें वो भी कांग्रेसमैन जो कि कश्मीर एंटी इंडिया कश्मीर कैंपेन में सॉफ्ट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उनको भी आके अपनी स्पीच में कैपिटल हिल की छत के नीचे कहना पड़ा कि दिस वाज नॉट एन एक्सोडस, दिस वाज अ जेनोसाइड। ये एक इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है जिसकी कल्पना आज करना मुश्किल है, पर आपको कुछ सालों में पता चलेगा। अमेरिका की जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, हार्वर्ड क्लब में हो, चाहे जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी हो, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स हो, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन हो, यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर हो, वहां सब जगह इस फिल्म की इंपैक्ट स्क्रीनिंग्स रखी गई है, इंटरव्यूज और सब अवेलेबल है यूट्यूब। पर उससे भी ज्यादा ऐतिहासिक चीज मैं आपको बताता हूं। एग्जैक्टली उस जगह जहां पे फ्री कश्मीर कैंपेन पाकिस्तान की लॉबिंग से और भारत के ही कई लोगों के सहयोग से लगाई गई थी, इस फिल्म को देखने के बाद अमेरिका में इसके जो व्यूअर्स थे, जिन लोगों ने देखा, उन लोगों ने स्वेच्छा से बिना किसी के बोले पैसे कंट्रीब्यूट कर करके अंततः उसी टाइम स्क्वायर में जो विश्व की सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बड़ी, सबसे महंगी होर्डिंग की साइट है, इस 26 जनवरी को कश्मीर फाइल्स का वहां पे होर्डिंग लगवाया। और पहली बार अमेरिका के इतिहास में, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, पहली बार अमेरिका के इतिहास में कश्मीर का पूरा मैप न्यूयॉर्क सिटी के टाइम स्क्वायर पे दिखाया गया। जो लोग नहीं जानते उनकी नॉलेज के लिए, अमेरिका में आज तक कभी कश्मीर का पूरा मैप नहीं दिखाया गया है। जो हिंदुस्तानी, उनके बच्चों तक ने अमेरिका का कश्मीर का पूरा मैप नहीं देखा है। एक फिल्म की इतनी ताकत है। और अब इसके बाद जिसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। भारत के अगेंस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी काम करती रही है वेस्ट में। जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, तो उसके बाद तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में, जो मोस्टली उसमें कई सारे भारतीय भी इन्वॉल्व थे, पर जनरली उसमें काफी पाकिस्तान लॉबीज इन्वॉल्व थे, तरह तरह की ताकतें जो भारत के अगेंस्ट काम करती हैं, उन्होंने वहां की जो स्टेट है वो एक अपने आप में राष्ट्र की तरह होती है। वहां की स्टेट्स, वहां की जो पार्लियामेंट, संविधान सभा समझ लीजिए, तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वहां जा जाके कैंपेनिंग कर करके वो लोग वहां से इंडिया के अगेंस्ट रेजोल्यूशंस पास करवाए। सिएटल स्टेट में हुआ, कई तमाम स्टेट में हुई। डॉक्टर कॉल उस पर रोशनी डालेंगे कि इंडिया एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है, कश्मीर को जबरदस्ती उसका आधिपत्य रखा है, कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है, किस तरह कश्मीर में 4G नहीं है, इंटरनेट नहीं है। और हम लोग भी उसी आर्ग्यूमेंट में फंस गए। हम भी वो झूठे आर्टिकल जो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारे ही लोग लिखते थे, उनमें फंस गए। किसी एक आदमी ने मेन स्ट्रीम में एक सवाल नहीं पूछा, हाँ भाई 4G और इंटरनेट की बात तो जरूर करेंगे, पहले ये बताइए कि जो कश्मीरी हिंदू जिनकी वो जमीन है वो वहां क्यों नहीं है। और अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी ये बात नहीं पूछी। ये फिल्म रोड आइलैंड्स एक अमेरिका का सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक, लिबरल और प्रोग्रेसिव स्टेट है। अमेरिका का जो भी डेमोक्रेट प्रेसिडेंट के लिए खड़े होते हैं, मुझे जो बताया गया वहां पे, उनकी जो पहली स्पीच होती है वो रोड आइलैंड से ही शुरू होती है। कैनेडी की भी कैंपेन वहीं से शुरू हुई। वो एक बहुत डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है। इंडिया में एक ऐसी मिथ बन गई है कि शायद डेमोक्रेट्स हमें पसंद नहीं करते, लेकिन 2014 के बाद जो एक नए भारत का निर्माण हुआ, और खास तौर पे एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद जो ग्लोबल लेवल पे भारत का एक नेतृत्व हुआ है, वो छवि हम तक उसी तरह से नहीं आ पाती है जिस तरह से 32 साल से कश्मीर का सच हमारे पास नहीं आया। तो अब मैं आपको डॉक्टर सुरेंद्र कौर, रोड आइलैंड की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, यानी वहां की जो विधानसभा है, और अमेरिका का स्ट्रक्चर इंडिया जैसा नहीं है, वहां पे जो स्टेट है अपने आप में इज अ कंट्री विद अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी ने लॉबिंग नहीं की, किसी ने कैंपेन नहीं की, मैं जानता भी नहीं हूं वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये किया है। वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने हमारे लिए एक
प्रोक्लेमेशन इशू की है, जिसको डॉक्टर सुरेंद्र कौल कल अमेरिका से अपने साथ लेके आए। उसको वहां के मेजॉरिटी लीडर और माइनॉरिटी लीडर, मतलब डेमोक्रेट लीडर ऑफ द हाउस, रिपब्लिकन लीडर ऑफ द हाउस एंड द स्पीकर ऑफ द हाउस ने उनके 80-80 साल की औरतें, मेरा दिल टूट जाता है, मेरी माँ, मेरी दादी की उम्र के लोग पांव पे गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये एलिटिज्म क्यों हमारे दिमाग में बनी हुई है कि जब तक ये एलिट्स लोग नहीं करेंगे। भारत बदल चुका है, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो पुराने किले हैं ये सब धीरे धीरे टूट रहे हैं और मेरे को ये कहने में कोई शर्म नहीं है, ये जो पुराने एस्टेब्लिशमेंट्स हैं ये सारे धीरे धीरे टूट रहे हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, जो बात आपने कही मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने कहा कि 90 के दशक में, मैं शिवांग हूँ इंडिया अहेड न्यूज से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि 90 के दशक में करीब 7-8 पिक्चरें ऐसी बनी जो कश्मीर के ऊपर बेस्ड थी, लेकिन उसके बाद भी वो चीजें निकल के नहीं आ पाई। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको और अनुपम साहब को ऐसा लगता? ये तो सच है। अगर आप वो 7 फिल्मों के नाम लेते हैं, देखिए फिल्म फ्रेटर्निटी के बारे में बात करना, उनके पीठ पीछे बात करना अच्छा नहीं होता है। अभी जैसे आप पत्रकार सब लोग एक साथ रहते हैं, आप किसी की इधर की बुराई नहीं करते हैं, ऐसे मंच पर किसी की बुराई करना नहीं। बट ये तो सच है, हालात तो चेंज हुए हैं 2014 के बाद। और एक मिनट बेटा, बोलने तो शांत हो जा, टोपी उतार के बात करो। हाँ, मैं बहुत देर से बोला नहीं हूँ, आपने जो बोलने में लगा तो मैं दिल्ली से, बॉम्बे से स्पेशली आया हूँ विवेक जी के कहने पर। सो फर्क तो पड़ा है, जो विदेश में हमारी जो बदली है इमेज, और 370 तो हटा है ना। 60 साल में क्यों नहीं हटा 370? बिल्कुल नहीं हटा। 35 में बिल्कुल नहीं हटा, हटा है। और बहस के बाद वो पार्लियामेंट में हटा है, ऐसा नहीं कि किसी ने गन पॉइंट पे हटा दिया। So things have changed and we must acknowledge that. जहाँ भी मतलब नालायक स्टूडेंट जो होते हैं, वो फर्स्ट आता है जो बच्चा, उसको बोला चाहिए कि फर्स्ट आया। अब नालायक बार बार बोलते रहे कि नहीं ऐसे कैसे फर्स्ट आ गया, हम नहीं मानते। अरे कैसे नहीं मानते? So things have changed. We could make this film. I would like to say that. Also, I think Vivek got his calling. बुद्धा ने ट्रैफिक जैम जब उन्होंने बनाई, फिर उसके बाद उन्होंने ताशकंद फाइल बनाई, और हर वक्त हर चीज का एक वक्त होता है। एंड वो आया है, और बट इट सर्टेनली इट हैज हैपेंड बिकॉज द लीडरशिप ऑफ दिस कंट्री हैज डिसाइडेड टू मेक दिस कंट्री वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दैट डिटर्मिनेशन हैज कम फ्रॉम द लीडरशिप ऑफ दिस कंट्री, एंड इस बात को बोलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर आपने कहा अब आप बोलो पीछे जो बोल रहे थे। सर आपसे मैं ये सवाल है कि सर मैं अनुपम ऑफ इंडिया से, अनुपम कैसिंग। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि 2014 से पहले अनुपम आपका नाम? मुझे लग रहा था कि आपसे बात सर विवेक सर आरोप ये लगते हैं कि 2014 से पहले तक आप वामपंथी थे, तो लोगों का ऐसा सोचना है कि हो सकता है कि 2024 या 2029 के बाद आप फिर से वामपंथी हो जाए और फिर से कुछ ऐसी फिल्में बनाने लगे, फिर से अगर सत्ता बदल जाए मान लीजिए, और फिर से आप ऐसी फिल्में बनाने लगे जो अगेंस्ट हो लोगों को या हिंदुओं को अच्छा नहीं लगे। तो ऐसा आप क्या कहना चाहेंगे जिससे लोग ये गारंटी मिले? मैं कहता हूँ एक्चुअली क्या है, रिसर्च पे विश्वास नहीं है, लोग उड़ी बातों पे बात करते हैं। बुद्धा इन ट्रैफिक जैम 2010 में हैदराबाद में शूट की गई थी। तब तो कोई जानता भी नहीं था श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम, भारत में जानते थे, मतलब ऐसा चीफ मिनिस्टर कोई सोच भी नहीं सकता था कभी वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो 2010 में जो फिल्म इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जो वर्ल्ड के टॉप 10 बिजनेस स्कूल्स में है, उनके स्टूडेंट्स ने बनाई वो फिल्म। मैनेजर डायरेक्ट, उनने पैसे इकट्ठे किए, उनका आइडिया था, उनने स्पॉन्सर की, और उनको आवाज नहीं मिल रही थी क्योंकि भारत में एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था कि कश्मीरी हिंदुओं के बारे में बिल्कुल बात नहीं होगी, नेक्सल्स के अगेंस्ट बात नहीं होगी, डाकुओं के अगेंस्ट नहीं होगी। हमने डाकुओं को बहुत ग्लोरीफाई किया फिल्म में। आप देखिए विनोद खन्ना जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी की ईरा की फिल्में, वहां डाकू तो भगवान होता था गरीब आदमी का। हमने स्मगलर्स को ग्लोरीफाई किया है, जस्टिफाई किया है।
हमने हर तरह के आतंकियों को और देश के दुश्मनों को जस्टिफाई। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए ताकि हमारी महत्वपूर्ण अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।